Good morning, friends. I'm Dr. Anita Prashant, Associate Professor, VPD Government College, चिमनपुरा. हम लोग आज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे. ये BSc पार्ट 3 का सेकेंड पेपर, दैट इज़ ऑर्गेनिक का फर्स्ट यूनिट है. सो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम कहें ये फील्ड इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है रिसेंटली या इन द लास्ट सेंचुरी और सो, क्योंकि इस टेक्निक के बेसिस के ऊपर अपन सारे कंपाउंड को बहुत आसानी से एलिसिडेट कर सकते हैं. हमने सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा था कि हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करके हम कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप बता सकते हैं. हम कुछ मैटिस बता सकते हैं यूवी यूज़ करते हुए कि उसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं या नहीं, या उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं, या कोई एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं. पर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हुए हम ये बता सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दिया गया है वो एक्चुअली किस कंपाउंड का है. तो ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेशली एक ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्च टूल, रिसर्च टेक्नोलॉजी हो गई है. डिस्कवर इसको हुए बहुत साल नहीं हुए. ये साइंटिस्ट ब्लॉक और पुर्सेल ने 1946 के अंदर डिस्कवर किया था इसे. इन साइंटिस्ट ने इनफैक्ट इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1956 के अंदर. ब्लॉक को नोबेल प्राइज़ मिला प्रोटॉन NMR स्टडी करने के लिए वाटर के अंदर, और पुर्सेल को मिला पैराफिन वैक्स में. तो इन साइंटिस्ट ने इंडिविजुअली प्रोटॉन NMR सिग्नल या प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कवर किया. ये वैसी ही स्पेक्ट्रोस्कोपी है जैसी हम पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर के अंदर, यूवी और विजिबल, यानी ये भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है. ये कई तरीके की हो सकती है, जैसे प्रोटॉन NMR, C13 NMR, F19 NMR या 31 फॉस्फोरस NMR. मतलब हम ये देख रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक न्यूक्लियाई कि कार्बन है या नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस है या फ्लोरीन है, हम डिफरेंट तरीके की NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर सकते हैं. लेकिन हमारे कोर्स के अंदर प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा ही है. ये स्पेक्ट्रा कैसे बनता है? ये स्पेक्ट्रा हम प्लॉट करते हैं ग्राफ, तो हम देखते हैं कि हम बेसिकली न्यूक्लियाई का फंक्शन है, जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर न्यूक्लियाई के अंदर स्पिन ट्रांजिशन होता है ना. तो न्यूक्लियाई का फंक्शन है, और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अपने पढ़ा था यूवी और IR के अंदर उससे पहले, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और न्यूक्लियोनिक ट्रांजिशंस होते हैं. तो अगर हम प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, तो हम देखते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन P वर्सेस पीक इंटेंसिटी प्लॉट करते हैं. ग्राफ जो मिलता है हमें वो NMR स्पेक्ट्रा कहलाता है. तो हमने कहा कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, जो न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. वो कैसे, इसे समझते हैं. हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज्ड पार्टिकल है ना, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है. जो न्यूक्लियोनिक पार्टिकल्स हैं उसके अंदर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, यानी पूरे न्यूक्लियस के ऊपर तो फिर पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन की वजह से. और ये न्यूक्लियोनिक पार्टिकल्स जिनके अंदर चार्ज है ये भी इलेक्ट्रॉन की तरह ही स्पिन करते हैं अपने एक्सिस के ऊपर. और ये स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल्स एक तरीके का मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करते हैं, अगेन अलोंग देयर ओन एक्सिस.
है ना। तो ये एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करते हैं। अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल स्पिन कर रहा है और वो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट कर रहा है, इसका मतलब वो एक छोटे से मैग्नेटिक टाइनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है ना। और इस टाइनी बार मैग्नेट का एक एंगुलर मोमेंटम होगा, इस स्पिनिंग चार्ज का एक एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसे हम स्पिन नंबर से डिस्क्राइब करते हैं। स्पिन नंबर हम कहें I, राइट। इस स्पिन नंबर की वैल्यूज कई सारी हो सकती हैं। इट कैन बी 1/2, 1, 2, 3/2, 5/2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन I की वैल्यू 0 भी हो सकती है। I की वैल्यू 0 यानी स्पिन जो है वो 0। अगर स्पिन नहीं होगा तो ये न्यूक्लियोनिक पार्टिकल NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमें सिग्नल नहीं देगी, या हम कहें ये NMR इनएक्टिव होगी। ऐसा देखा गया कि अगर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो है वो इवन होता है तो ये जो I की वैल्यू है ये 0 या इंटीग्रल होती है। इंटीग्रल से मतलब 0, 1, 2, 3 हो सकती है। और अगर इनका सम जो है वो ऑड है तो I की वैल्यू हाफ इंटीग्रल होती है, हाफ, 3/2, 5/2 एंड सो ऑन। देखें एग्जाम्पल्स। जैसे हमने कहा प्रोटॉन के अंदर मास नंबर ऑड, एटॉमिक नंबर ऑड, तो I की वैल्यू हाफ। फ्लोरीन 19 मास नंबर ऑड, एटॉमिक नंबर ऑड, I की वैल्यू हाफ। फॉस्फोरस 31 मास नंबर ऑड, एटॉमिक नंबर ऑड, I की वैल्यू हाफ। कार्बन 13 देखिए मास नंबर ऑड लेकिन एटॉमिक नंबर इवन, बट सम तो फिर भी ऑड है, I इज इक्वल्स टू हाफ। ऑक्सीजन 18 मास नंबर इवन, एटॉमिक नंबर इवन, I की वैल्यू 0। और ड्यूटेरियम मास नंबर इवन, एटॉमिक नंबर ऑड, I की वैल्यू 1, राइट। इसको अगर हम स्टडी करें तो हम देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन 18 है, या हम बात करें कार्बन 12 की, है ना, कार्बन 12 6, ये कार्बन 12 और 6 इसके अंदर भी मास नंबर इवन और एटॉमिक नंबर इवन। ये मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है कार्बन का, ये मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन का आइसोटोप है। ये दोनों के अंदर I इज इक्वल्स टू 0 है, स्पिन इज 0, और स्पिन 0 होने का मतलब ये NMR इनएक्टिव होंगे। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये एक्टिव स्पीशीज होती, अगर ये स्पिन एक्टिव होते तो NMR का जो स्पेक्ट्रा आता वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता, क्योंकि ऑक्सीजन सब जगह अवेलेबल है, कार्बन 12 सब जगह अवेलेबल है ना। तो कार्बन 13 ये जो है ये इसका I हाफ है, लेकिन कार्बन 12 जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है उसका जो स्पिन है वो 0 है। इसी तरीके से ड्यूटेरियम के अंदर I इज इक्वल्स टू 1 है। ये एक्चुअली NMR एक्टिव तो है, लेकिन इसका स्पेक्ट्रा जब ये हाफ इंटीग्रल नहीं है तो स्पिन इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 के अंदर हमने देखा कि जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसे हम रिजॉल्व नहीं कर पाते। वो एक ब्रॉड छोटी सी पीक मिलती है और उसके आसपास उसकी वजह से कुछ भी नहीं होता, तो वो उसको रिजोल्यूशन नहीं होता, उसको हम रिजॉल्व नहीं कर पाते। यही कारण है कि हम NMR स्पेक्ट्रा के अंदर अगर हमें सिंप्लीफाई करना होता है स्पेक्ट्रा, तो हम उस प्रोटॉन की जगह ड्यूटेरियम लगा देते हैं, तो वो प्रोटॉन का सिग्नल वहाँ से गायब हो जाता है। या फिर हम सॉल्वेंट्स जो NMR के अंदर लेते हैं वो सारे के सारे ड्यूटरेटेड लेते हैं, ताकि उन सॉल्वेंट्स के सिग्नल्स हमें ना दिखाई दें। तो हमने देखा कि ये न्यूक्लियोनिक पार्टिकल्स के स्पिनिंग की वजह से ये जो हमारा एंगुलर मोमेंटम डेवलप हो रहा है और इसका स्पिन नंबर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, या ये न्यूक्लियोनिक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, NMR के अंदर स्पेक्ट्रम देने के लिए। अब ऐसा क्यों ये जो प्रोटॉन है या जिनका स्पिन नंबर हाफ है वो एक्टिव हैं। देखिए स्पिन नंबर हाफ है तो दैट डिटर्मिन्स द नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस
a number of a nuclei can assume in external magnetic field. माने क्या हुआ कि यूवी स्पेक्ट्रा के अंदर तो हमें पता था कि भाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा सकता है या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि हमें लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल पता है. लेकिन क्या यही सिचुएशन न्यूक्लियस के अंदर भी होती है? तो न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियर पार्टिकल्स के लिए भी ये देखा गया कि अगर स्पिन नंबर हाफ इंटीग्रल है तो हमें मोर देन वन ओरिएंटेशन मिलती है बाय दिस फॉर्मूला 2i+1. इससे हम नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस निकालते हैं. i इज इक्वल्स टू हाफ. अगर हम प्रोटॉन के लिए बात करें तो 2 इंटू हाफ प्लस 1 दैट मेक्स 2, विच मीन्स अगर किसी न्यूक्लियोनिक पार्टिकल का स्पिन नंबर हाफ है तो हमें 2 ओरिएंटेशन मिलेंगी. 2 ओरिएंटेशन के माने कि यहाँ लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल अब संभव है ना. अगर हम ये कहें, एक तरीके से बात करें कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम ये न्यूक्लियोनिक पार्टिकल्स को लगते हैं तो क्योंकि ये बार मैग्नेट की तरह, टाइनी बार मैग्नेट्स की तरह काम कर रहे हैं, तो ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या इसके ऑपोजिट. अगर हम कहें अलोंग और ऑपोजिट तो इन दोनों के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस है और इन दोनों के अंदर एनर्जी डिफरेंस है. इसका मतलब 2 ओरिएंटेशंस या 2 एनर्जी लेवल्स बन गए, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, ये है डेल्टा ई. और यही वो डेल्टा ई या हम कहें ये एनर्जी डिफरेंस है जो ये न्यूक्लियोनिक पार्टिकल अगर एब्जॉर्ब करेगा और ये लोअर एनर्जी लेवल से इसकी स्पिन हायर एनर्जी लेवल पे या स्पिन जो है वो फ्लिप हो जाएगी, तब हमको जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसको हम NMR स्पेक्ट्रा कहेंगे. इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमें ये स्पेक्ट्रा दे रहा है ना. प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. अगर हम ये एग्जाम्पल लें लट्टू का, टॉप है ना, बचपन में सभी खेले हैं लट्टू से, और उस लट्टू को जब हम घुमाते हैं, ये हमारा लट्टू ही है ना, स्पिनिंग टॉप जिसे हम कहते हैं. इसको हम घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो हम देखते हैं कि वो स्पिन करता है ना. अब एक तो खुद अपने अराउंड स्पिन करता है और फिर ये एक पाथ ट्रैवल करता है, इस तरीके से स्पिन करना शुरू करता है और वो एक पाथ ग्रेविटेशनल फील्ड के पुल के साथ में ये इस तरीके से एक प्रिसिशनल पाथ के थ्रू या इस एक्सेस पे प्रिसाइज करने लगता है ना. देखा है, एनालाइज करिए आप, लट्टू आपने ज़रूर चलाया होगा और वो लट्टू, या हम कहें कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो वो खुद अपनी एक्सिस के ऊपर भी घूम रही होती है और सन के अराउंड भी घूम रही होती है. बिल्कुल उसी तरीके से खुद अपनी एक्सिस पे भी और सन की तरफ. अगर यही स्पिनिंग न्यूक्लियस को अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इसके ऊपर भी चार्ज है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक चार्ज है ना, और जैसे ही वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसके साथ साथ ये प्रिसिशनल ऑर्बिट है या इस प्रिसिशनल ऑर्बिट के अंदर ये स्पिन करने लगती है. मतलब इस डायरेक्शन के अंदर अपन कहें कि ये स्पिन करने लगती है, तो ये प्रिसिशनल ऑर्बिट हम कहें और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ये तभी होता है जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं और इसको हम जो हमने कहा कि ये जो स्पिनिंग मैग्नेट है ये प्रिसेस करती है और ये प्रिसेस करती है एक पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में, जिसे हम ओमेगा कहें, और इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो ये प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ. जितना ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उतनी ज़्यादा प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होगी.
अब हमने पढ़ा कि 2i+1 के हिसाब से दो ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं, तो दो ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं, इसका मतलब बेसिकली दो प्रिसिशनल ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं, एक +½ और एक -½ जिसके अलोंग ये प्रिसेस करती हैं। यानी इसको हम इस तरीके से समझें कि ये प्रिसेस कर रही थी, हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर एनर्जी डाली, इतनी एनर्जी थी कि ये फ्लिप हो करके ऑपोजिट स्पिन हो गया, है ना। ये स्पिन जो इस डायरेक्शन में था, सपोज करें क्लॉकवाइज बोले, इट बिकम्स एंटी क्लॉकवाइज, या अलोंग द फील्ड था वो ऑपोजिट टू द फील्ड हो गया। तो तब हमने कहा कि जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की वो नीचे लेवल से ऊपर लेवल फ्लिप हो गया, और हमको जो मिलेगा वो होगा NMR स्पेक्ट्रा। उसकी वजह से, एब्जॉर्प्शन की वजह से मिलेगा NMR स्पेक्ट्रा। तो ये प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी जो है ये बराबर होनी चाहिए एग्जैक्टली उस फ्रीक्वेंसी की जिसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये एब्जॉर्ब कर रही है ना। तो तभी ये न्यूक्लियाई जो है ये फ्लिप करेगा लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्पिन स्टेट में। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो न्यूक्लियस है वो और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, हम कहते हैं दे आर इन रेजोनेंस, बराबर है ना। तो ये न्यूक्लियस और रेडियो फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि दे आर इन रेजोनेंस, और ये रेजोनेंस किसकी वजह से है? ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियाई की वजह से है, न्यूक्लियोनिक पार्टिकल के स्पिनिंग की वजह से है। और इसी वजह से इस टेक्निक का नाम जो पड़ा वो था न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम शॉर्ट के अंदर NMR कह रहे हैं। अब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ये हमारी सेम वही सिंपल इक्वेशन है, डेल्टा E = h², और ये डेल्टा E = h² इज इक्वल्स टू गामा h/2π मल्टीप्लाइड बाय h0। गामा इज गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट या गायरोमैग्नेटिक रेशो, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, h0 इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो गायरोमैग्नेटिक रेशो है या गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट है, ये हर एक न्यूक्लियाई के लिए अलग अलग है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, यानी प्रोटॉन के लिए अलग है, C13 के लिए अलग है। प्रोटॉन के लिए अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू 26,750 है ना। तो ये प्रोटॉन के लिए अलग है, कार्बन 13 के लिए अलग है, अगर फास्फोरस 31 कहेंगे तो उसके लिए भी अलग होगा। और प्लैंक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। अगर इस एक्सप्रेशन के हिसाब से ये एनर्जी कैलकुलेट करें, सपोज करें कि हम दो स्पिन स्टेट्स के बीच में डिफरेंस प्रोटॉन जो है वो अगर हम 60 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर स्टडी करें तो ये देखा गया कि जो एनर्जी है ये डेल्टा ई कैलकुलेट करने में पता चला कि इट इज़ ओनली 2.39 × 10⁻⁵ किलो जूल्स पर मोल। इतनी कम एनर्जी है, मतलब इतनी कम एनर्जी तो हम कहें कि रूम टेम्परेचर के ऊपर भी अवेलेबल हो सकती है, और दोनों स्पिन स्टेट्स को इसका मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर भी पॉपुलेट किया जा सकता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि देखा गया है कि नेचुरली लोअर एनर्जी लेवल के ऊपर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है एज़ कम्पेयर टू हायर एनर्जी लेवल, है ना, और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। ये जो पॉपुलेशन है स्पिन्स की लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी लेवल के ऊपर, इसको हम इस एक्सप्रेशन से दे सकते हैं। दिस इज बोल्ट्जमैन रेशो n upper by n lower is equals to e raised to power of minus delta E by kt, जहाँ n अपर और n लोअर एक्चुअली वही स्पिनिंग न्यूक्लियाई हैं अपर लेवल पे और लोअर लेवल पे, और डेल्टा E हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब की, k जो है वो मॉलिक्यूलर गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो 298 डिग्री केल्विन और 60 मेगाहर्ट्ज़ पे ही बात कर रहे हैं। अगर हम ये अपर और लोअर की बात करें तो आप देखिए कि अगर 1,000,009 न्यूक्लियाई लोअर स्पिन स्टेट पे हैं तो 1,000,000 अपर स्पिन स्टेट के ऊपर है, यानी दोनों स्पिन स्टेट्स के अंदर जो डिफरेंस है वो बिल्कुल बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यानी मैं अगर आपको बताऊं तो सपोज करें ये अलाइंड हमारी
ये हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया H0 और ये हमारे न्यूक्लियाई जिनके ऑपोजिट स्पिन है। तो आप देखते हैं कि ये 3 और ये 2 और ये जो स्पिन जो लोअर एनर्जी लेवल है ये स्लाइटली मोर पॉपुलेटेड होता है, इसी न्यूक्लियाई का स्पिन होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी और ये स्पिन का फ्लिप होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं अपर और लोअर एनर्जी लेवल के ऊपर तो हम मानते हैं कि सैचुरेशन हो गया, उस स्टेज के ऊपर हमें सिग्नल नहीं मिलेगा। तो हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस जो है ये देखिए खाली 9 का है, लोअर एनर्जी लेवल के अंदर 9 न्यूक्लियाई ज़्यादा हैं अपर एनर्जी लेवल से और ये 9 ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस एनएमआर फ्लिप के लिए, नीचे से ऊपर या हम कहें सेम अलाइनमेंट से ऑपोजिट अलाइनमेंट में, ये ही रिस्पॉन्सिबल हैं और इन्हीं की वजह से हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। और अगर ऐसा है तो हम डेफिनेटली ये देख सकते हैं कि हम जितनी ज़्यादा हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, हमने कहा प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी ज़्यादा हायर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा ट्रांजिशंस होंगे, उतना ही ज़्यादा ये एनर्जी गैप होगा, उतने ही ट्रांजिशंस होंगे और हमें उतने ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा, है ना। यानी हम कहेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव है। जब हमने यहाँ 60 मेगाहर्ट्ज़ की बात की तो जो हमें सिग्नल मिलता है, अगर हम 100 मेगाहर्ट्ज़, 200 मेगाहर्ट्ज़, 300 मेगाहर्ट्ज़, 600 मेगाहर्ट्ज़ की तरफ इंस्ट्रूमेंट्स पे जाते हैं तो हम देखें कि हमारे सिग्नल्स जो हैं बहुत शार्प होते जाएंगे, हमें बिल्कुल शार्प स्प्लिट जो भी है, जो सिग्नल है वो बहुत अच्छे दिखाई देंगे, बिल्कुल शार्प सिग्नल दिखाई देंगे और हम कहेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है।